नमस्कार मित्रों, विज्ञान की कलम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। पुनः वंदन अभिनंदन के पश्चात प्रारंभ करते हैं आज के विषय को। आज का विषय हम लेकर आए हैं कविता कैसे लिखें। तो आइए जानते हैं कविता कैसे लिखें। आज कविता के छोटे छोटे जो पक्ष हैं उनको मैं आपके समक्ष रखूंगा। इन पक्षों को आप समझिए और धीरे धीरे अभ्यास प्रारंभ कर दीजिए। जैसे आप अभ्यास करते करते आगे बढ़ेंगे तो ये विश्वास रखिए कि आप एक अच्छी कविता शीघ्र ही कहना प्रारंभ कर देंगे। सबसे पहले हमारे लिए जानना यह आवश्यक है कि कविता के कितने प्रकार हैं। कविता के दो प्रकार हैं, पहला ऐतुकांत और दूसरा तुकांत। कविता के दो प्रकार हैं, ऐतुकांत और तुकांत। तो इतना तो आप कंठस्थ रख लेंगे। अब हम ऐतुकांत कविता पर चर्चा प्रारंभ करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। कि इसमें क्या आता है, क्या लिखना है, कैसे लिखने से यह कविता का रूप प्राप्त कर लेगी, आकार प्राप्त कर लेगी। यहां देखिए, ऐतुकांत कविता कब प्रस्फुटित होती है। तो मैं यह बताने जा रहा हूं अब आपको कि ऐतुकांत कविता कब प्रस्फुटित होती है। सदैव याद रखिएगा कि जब कवि का मन भावनाओं के प्रसव काल से गुजरता है, जब किसी कवि का मन भावनाओं के प्रसव काल से गुजरता है, तब एक कविता प्रस्फुटित होती है। जब एक कवि भावनाओं के प्रसव काल से गुजरता है, तब एक कविता का अवतरण होता है, पैदा होती है, कविता जन्म लेती है। अर्थात भाव प्रगाढ़ होने आवश्यक हैं। फिर सकारात्मक सोच के माध्यम से शुरू करें अपनी कविता लेखन। सोच का कैसा होना अनिवार्य है? सकारात्मक। ये सदैव कंठस्थ रखें। सकारात्मक सोच यदि है तो हम अपनी कविता लिखना प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें नाटकीय अंदाज तो होते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐतुकांत कविता में नाटकीय अंदाज होंगे जो आपको डालने हैं। शब्दों के माध्यम से नाटकीय अंदाज का प्रवाह बनाया जाता है। दूसरा, इसमें प्रधान तत्व वो भावों का ही रहेगा। प्रधान तत्व भावों का रहेगा, ये हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा। इसमें इस कविता का सबसे बड़ा नियम मैं बताने जा रहा हूं, याद रखिएगा। ऐतुकांत कविता को लिखने का सबसे बड़ा नियम बताने जा रहा हूं, वो याद रखिएगा कि इस कविता ने आज तक कोई नियम अपनाया ही नहीं है और न ही इस कविता पर कोई नियम लागू होता है। इससे सरल कोई कविता नहीं लिखी जा सकती। सबसे सरल यदि हम कविता कोई लिख सकते हैं तो वो ऐतुकांत ही लिख सकते हैं। यह सदैव कंठस्थ रखना है। एक बात सदैव कंठस्थ रखने की और भी है, वो यह है कि भाव सरल, सहज और सरस होने अनिवार्य हैं। पाठक पढ़े, श्रोता सुने तो वह कहे बिना न रहे। ऐसा कविता में भावों का होना अति आवश्यक है। सबसे अधिक सरल समझी जाने वाली ऐतुकांत कविता, इसकी शब्दावली
भी सरल ही होनी चाहिए। कितनी सरल कि हमने जो कहा वो श्रोता पाठक को बिल्कुल बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी परेशानी के सरलता से ही समझ में आए। यह बात हमें हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। और इस बात को तो आपने जान ही लिया है कि इसमें कोई नियम नहीं है, कोई नियम यह कविता स्वीकार ही नहीं करती है। परंतु लेखन में एक पंक्ति में लिखें कितना। जब हम ऐतोकांत लिख रहे हैं तो एक पंक्ति में हम लिखें कितना, प्रश्न यह है। इस प्रश्न का उत्तर यह है, हमेशा याद रखिएगा कि हम छोटी छोटी बातों के माध्यम से, छोटी छोटी बातों के माध्यम से अपनी कथनी को, अपने कथन को एक आकार दें और जितनी बात कहें पूर्ण कहें। जैसे हमने प्रथम पंक्ति में 7 शब्दों में कोई अपनी बात कही तो दूसरी पंक्ति में 9 शब्द, 5 शब्द रह सकते हैं, 3 शब्द भी रह सकते हैं, परंतु उन शब्दों में वो बात पूर्ण होनी अनिवार्य है। ये सदैव याद रखें। ऐतोकांत कविता को समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। मुझे अहिल्या मत समझो प्रथम साझा संकलन जो मेरी बड़ी बहन डॉक्टर अनीता भारद्वाज अर्णव के साथ आया था, वो मुझे अभी नहीं मिला है, बहुत ढूंढा। प्रयास मेरा यही था कि उसमें से मैं एक कविता जो बहुत पहले लिखी थी वो कविता मैं आपको यहाँ उदाहरण के रूप में अवश्य देता, परंतु एक और कविता मेरे सामने आई है। कविता है अनीता मंदिलवार सपना जी की, शीर्षक है कविता तुम कहाँ। अब ये सरल सी कविता है, इसे आप समझने का प्रयास करना। पूरी कविता नहीं पढ़ूंगा, केवल आपको समझ में आ जाए कि हम शब्द कितने और कैसे रख रहे हैं और कैसे हम एक पंक्ति में कितना कह पा रहे हैं और कितना हमें कहना चाहिए। अधिक और न्यून 2 शब्द 4 शब्द वो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इस कविता को देखें। कविता तुम कहाँ हो। कवि के हृदय में, कविता तुम कहाँ हो, कवि के हृदय में या कागज के पन्नों पर। प्रथम पंक्ति उन्होंने ली है कविता संबोधन, तुम कहाँ हो प्रश्न सूचक चिन्ह, ये द्वितीय पंक्ति। ये इनका कविता प्रारंभ करने का तरीका। अब आगे इन्होंने लिखा है तृतीय पंक्ति में, कवि के हृदय में, संवाद कर रही है कवित्री कविता के साथ में। कवि के हृदय में या कागज के पन्नों पर या मन की संवेदना में या उष्मित होती वेदना में या बालाओं के रुदन में या बालाओं के रुदन में। और अग्रिम पंक्ति देखिए, या उद्वेगों के क्रंदन में। अग्रिम पंक्ति देखिए अब, बताओ हो किसी के, बताओ हो किसी के की है, ये गलती से पढ़ा गया, बताओ हो किसी की। देखिए भाव पूरा हुआ है, बताओ हो किसी की, कथन पूर्ण है। अग्रिम पंक्ति देखिए, मात्र 2 शब्द, स्मृतियों में या नायिकाओं के विरह गान में, या नायिकाओं के विरह गान में, या छिपे हो सुरताल में, छिपी हो या छिपी हो सुरताल में, या उलझी हो समुद्र के भंवर जाल में। तो इस प्रकार से यह कविता ऐतोकांत है। इसे आप अच्छे से समझ गए हैं, पर मुझे लगता है यह सरल नहीं है।
जितना सरल लिखना होता है उतना सरल लिख पाना सरल ही नहीं है। सबसे कठिन काम यही होता है। इसीलिए एक उदाहरण और मैं लेकर आया हूँ नीतू ठाकुर विदुषी जी का। देखिए, हार जाती हूँ टूट जाती हूँ, हार जाती हूँ टूट जाती हूँ, रूठ जाती हूँ खुद से। हार जाती हूँ रूठ जाती हूँ, हार जाती हूँ टूट जाती हूँ, रूठ जाती हूँ खुद से। जब समझ नहीं आता, जब समझ नहीं आता किस्मत क्या चाहती है मुझसे। मिटाती है उम्मीदें, टूटते हैं सपने, पराये से लगते हैं सब लोग अपने। गिरती हूँ संभलती हूँ घुटती हूँ हर पल, फिर भी मन कहता है अभी थोड़ा और चल। फिर भी मन कहता है अभी थोड़ा और चल। तो इस प्रकार से यह एतुकांत कविता सरल विधि मैंने कहने का प्रयास किया है। उम्मीद है आप सब ने इसे बहुत अच्छे से समझा है, अच्छे से लिख पाएंगे। और अब मैं बढ़ता हूँ तुकांत कविता की तरफ। तो आइए समझते हैं तुकांत कविता क्या है। देखते हैं अब कविता का दूसरा प्रारूप। दूसरा प्रारूप है तुकांत कविता। तुकांत कविता में हमें समझना है क्या, सर्वप्रथम यहाँ भी भावनाओं का प्रकट होना अत्यंत आवश्यक है। वही बात यहाँ भी लागू है कि कवि मन जब भावनाओं के प्रसव काल से गुजरता है तब एक कविता जन्म लेती है, कविता पैदा होती है, कविता अवतरित होती है, वो प्रस्फुटित होती है, वो है कविता। अब ये तुकांत कविता की चर्चा है। अब तुकांत कविता को आप समझेंगे कैसे। माँ वीणा पाणी की असीम अनुकंपा यहाँ भी होनी उतनी ही आवश्यक है जितनी तुकांत में होनी आवश्यक है। माँ वीणा पाणी स्वयं चुनती है कि मुझे कविता किससे लिखवानी है और अपना आशीर्वाद, विशेष आशीर्वाद उन्हें देकर कवि को तब उन्हें धरती पर अवतरित करती है। कविता का बीज उन्हीं में होता है और यह अनेक कवियों में समय पर प्रस्फुटित हो जाता है और अनेकों में नहीं भी हो पाता। यह ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने कोई फलदार वृक्ष लगाया, बीज रोपा, वह अंकुरित हुआ, आगे चल के वह विशाल तने के साथ, विशाल शाखाओं के साथ वृक्ष भी बना, परंतु उस पर फल नहीं आए। तो कुछ कवि ऐसे भी रह जाते हैं, कुछ कवि कहूँ कुछ लोग ऐसे भी रह जाते हैं, वो गद्य ही लिखते हैं या माँ वीणा पाणी की असीम अनुकंपा से ही कुछ पत्रकार भी बनते हैं। तो ये सब बातें लेखन से जुड़ी हुई हैं, इसलिए मैंने यहाँ चर्चा कर लेना आवश्यक समझा। अब देखते हैं तुकांत कविता को किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तुकांत कविता लिखने के लिए एक पंक्ति हम उसी प्रकार से उठा रहे हैं, लिख रहे हैं। पहली पंक्ति हम लिखते हैं, बिन कागज के कहाँ लिखूं अब प्रथम आज मैं ये कविता। बिन कागज के कहाँ लिखूं अब प्रथम आज मैं ये कविता। इन्हीं शब्दों को, जो शब्द अब बोले हैं, इन्हीं शब्दों को यदि थोड़ा सा बदल दिया जाए, कुछ शब्दों को आगे पीछे किया जाए, कुछ शब्दों को परिवर्तित किया जाए, तो एक नवीन पंक्ति बनती है। वो भी देखिए, शब्द पुष्प चुनकर बगिया से, शब्द पुष्प चुनकर बगिया से, नूतन कविता एक लिखो सब। नूतन कविता एक लिखो सब। इस प्रकार अनेक भाव, अनेक शब्द
परिवर्तित कर देने से एक नई पंक्ति का जन्म होगा और वो होगी नई कविता। इन्हीं पंक्तियों की जो मैंने ऊपर दो पंक्तियां थोड़े से परिवर्तन के बाद में बनाई हैं, लिखी हैं अभी आपको समझाने के लिए, इन्हीं की दूसरी पंक्ति समझने का प्रयास करेंगे मेरे साथ। मैं बता रहा हूं, बिन कागज के कहाँ लिखूं अब प्रथम आज मैं ये कविता। ये थी हमारी प्रथम पंक्ति। और द्वितीय पंक्ति क्या है? भावों की यह नाव चली है, भावों की यह नाव चली है, शब्द रूप पावन सरिता। यह मध्यम तुकांत के साथ तुकबंदी की एक कविता का प्रथम बंध बन गया है। इसी प्रकार से दो दो बंध बनाते हुए, दो दो तुकांत के बंध बनाते हुए हम 8 से 10 बंध जब बना लेंगे तो हमारी रचना तैयार हो जाएगी। अब दूसरी पंक्ति को भी देख लेते हैं। दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है, शब्द पुष्प चुन इस बगिया से, शब्द पुष्प चुन इस बगिया से, नूतन कविता एक लिखो। शब्द पुष्प चुन इस बगिया से, नूतन कविता एक लिखो। भाव सुगंध उठे योजन तक, भाव सुगंध उठे योजन तक, पृथक बाग से आप दिखो। तो यह दूसरी पंक्ति हो गई। इसी प्रकार से जब हम अन्य विषयों पर लिखते हैं तो 7 से 8, 10, 12 बंध जब हम लिख देते हैं तो हमारी कोई भी कविता अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य, अपने संदेश तक पहुंचती है। और जब वह अपना संदेश देती हुई कविता होती है वह पूर्ण कविता कहलाती है। बिना संदेश के अधूरी कविता कहलाती है। तो पूर्ण कविता कहनी चाहिए, संदेश कुछ न कुछ अवश्य छिपा होना चाहिए अपनी कविता में। जब हम संदेशात्मक कविता, समाज को केंद्रित रखते हुए कविता कहते हैं, वो कविता भविष्य में पढ़ी जाती है, बार बार सुनी जाती है, बार बार उनका वाचन पठन होता रहता है। उनसे लाभ भी मिलते हैं और कवि के चिंतनशील होने का प्रमाण भी होती है। पूर्ण कविता ही लिखनी चाहिए सभी को, बिना संदेश के ध्यान रखें अधूरी कविता होती है। आज का विषय यहीं विराम दिया जाता है। अगली कक्षा में हम पुनः किसी नए विषय के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।